इंग्लिश को हम दो कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। पहली जो कैटेगरी होगी वो ग्रामर की होगी और दूसरी जो कैटेगरी होगी उसमें हम वोकेब पढ़ेंगे साथ साथ में। ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो अंग्रेजी का होता है वो वोकेब का भी होता है, क्योंकि ग्रामर के नियम याद करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा यदि आप उसका सेंटेंस का यदि अर्थ भी नहीं बना पाओगे, यदि उसके अंदर जितने भी सेंटेंस में जो मीनिंग्स दिए गए हैं वो यदि आपको नहीं आएंगे तो फिर ग्रामर पढ़ने की बेकार है। ग्रामर में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में आपको टेंसेस पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस के बाद में नरेशन पढ़ेंगे। ये जो विशेष टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके ज़्यादातर हर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम में होते हैं उसमें यही चीज़ें आती है ज़्यादातर बार बार के। और उसके बाद में हम सबका मिला करके कमांड एरर वाले प्रश्न पढ़ेंगे, सेंटेंस एरर वाले सेंटेंस, और उसके बाद हम करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो पहले हम शुरुआत से चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद प्रेजेंट टेंस है वो आपको करवा दिया गया है, पास्ट टेंस से हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज ज़रूर करेंगे। आपने पढ़ा है, शुरुआत की है अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट के बाद में आपने पढ़ा लेटर्स, और लेटर्स के बाद में पढ़ा वर्ड्स के बाद में फ्रेज़, और फ्रेज़ के बाद में हमने पढ़ा क्लोज। और इसी से आपका जो बनता है वो एक सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस की तरफ जाएंगे, दिक्कत अपने ये रहती है कि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद सीधे बोलते हैं कि दो शब्दों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है, और हालांकि बीच में कई चीज़ें और आती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। वर्ड्स और लेटर्स की बात करें, अल्फ़ाबेट हम जानते हैं ABC इनको बोलते हैं, और ये जब एक या एक से अधिक से मिल जाएंगे तो इनसे एक वर्ड्स का निर्माण हो जाएगा। और वर्ड्स को जो कैटेगराइज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेन टॉपिक मैं मानता हूँ इंग्लिश ग्रामर का यहीं से। यही यदि आपने ढंग से पढ़ लिया, इसका मतलब आपको शब्दों को पहचानना आने लग गया, और शब्द यदि आप अच्छी तरीके से पहचान लेते हो तो उसके बाद में ज़्यादा आपको ग्रामर में आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जब आपने पढ़ा तो नाउन की बात की, नाउन के बाद हम प्रोनाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन के बाद में हम वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद एडवर्ब की बात करेंगे, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव की बात करेंगे, एडजेक्टिव उसके बाद में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कंजंक्शन की। इसमें मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है कि इसका उच्चारण गलत तरीके से पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, ये कंजंक्शन होता है। और इसका लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है इंटरजेक्शन। हम इससे चर्चा करते हैं। नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है उसे बोलते हैं संज्ञा। नाउन का जो शाब्दिक अर्थ है वो संज्ञा है, और आपने हिंदी में पढ़ा होगा इसको कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि आप यही परिभाषा करेंगे तो मैं परिभाषा का मतलब मैं मानता हूँ कि आपको उस चीज़ के बारे में समझ में आ जाना चाहिए कि होती क्या चीज़ है। हमने आज तक यही पढ़ा है। मुझे बड़ा अचरज होता है जब भी मैं कहीं जाकर के पूछता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो स्पष्ट रूप से जाकर के परिभाषा जब मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और तो एग्जाम्पल भी रटाया देते हैं, जैसे ही बोलते हैं वो राम, पुस्तक, जयपुर आदि। हमें संज्ञा के बारे में थोड़ा समझना है, क्योंकि यदि संज्ञा की पूरी क्लास लगेगी तो 4 से 5 दिन अब संज्ञा में जाएंगे, उसके बाद हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये होता क्या है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कहीं पर भी आपसे पूछी नहीं जाएगी डेफिनेशन इसकी कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है यदि किसी भी वस्तु को यदि हम नाम दे सकते हैं वो संज्ञा होती है। अब जिसके वजह से मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये संज्ञा है, मेरा नाम है, मैं संज्ञा है, बोर्ड है, ये संज्ञा है। तो जिस किसी भी वस्तु को यदि हम नाम दे सकते हैं वो सारी की सारी संज्ञा की श्रेणी में आती है। उसके बाद हम बात करें प्रोनाउन की। प्रोनाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम का मतलब क्या होता है?
शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, प्रोनाउन का हिंदी अर्थ सर्वनाम होता है। लेकिन अर्थ इसका क्या होगा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आ जाए, लेकिन लाइन का अर्थ है वो कुछ भी नहीं बदले। जैसे आप किसी व्यक्ति से, किसी टीचर आपका नाम मनोज है, तो आप बोलोगे मनोज जी पढ़ा रहे हैं, और वहीं आप उनकी तरफ इशारा करके बोलोगे कि वह हमें पढ़ाते हैं या वह पढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया, मनोज जी के स्थान पर शब्द जो प्रयोग में लिया वो लिया वह। वाक्य का अर्थ नहीं बदला। वाक्य जैसे सुभाष आपको पढ़ा रहा है, दूसरा इसमें बोलूँगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जगह नाम की जगह क्या शब्द आ गया, वह आ गया, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनाम का वास्तव में कोई ज़्यादा यूजेज नहीं होता। सर्वनाम का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वाक्य की सुंदरता को ही बढ़ाता है। जैसे में कोई वाक्य लिखेंगे या वाक्य बोलेंगे, जैसे मनोज उठता है, मनोज उठने के बाद में चाय पीता है, मनोज उठने के बाद में खेत जाता है, मनोज खेत में काम करता है। हम बार बार एक ही एक नाम लेंगे, मनोज मनोज। उसके बजाय यदि हम इस तरीके से करें, सबसे पहले आपने उसका नाम ले लिया मनोज, और उसके बाद में आपने वह उठता है, वह खेत जाता है, उसके स्थान पे हमने वह का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब मनोज की जगह नाम आ गया वह, और वह का मतलब अब अर्थ नहीं बदल रहा है वाक्य का। आप समझ रहे हो कि सेम का सेम अर्थ है, लेकिन वहीं से इसका अर्थ बन जाता है, क्योंकि प्रोनाउन उसी को बोलते हैं कि मनोज संज्ञा, उसके स्थान पर हमने नाम ले लिया वह, तो वह क्या बन गया, सर्वनाम बन गया। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्रिया। क्रिया ये अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, लेकिन साधारण तौर से हम बात करें कि यदि हम इस जो कुछ भी अपने शरीर से वो कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, क्रियाओं की श्रेणी में आती हैं। ये दो प्रकार से आती हैं। हमने आज तक पढ़ा कि क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना या होना, लेकिन जब भी ऐसा आता है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे मैंने एक लाइन लिख दी, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। इसके अंदर जो क्रिया है वो इज है, वर्ब के रूप में काम कर रही है, इज है, लेकिन इसमें कोई ना कोई काम नहीं हो रहा है। इस वाक्य का हिंदी अर्थ होता है कि अंग्रेजी मेरी सर्वश्रेष्ठ भाषा है, अंग्रेजी मेरी प्रिय भाषा है। अब इसमें कोई ना कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्रिया है। आपने देखा होगा कि इज आप हेल्पिंग वर्ब मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती, वो स्टेटिव वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, और इसी तरीके से क्रिया का मतलब समझ गए। जैसे सीधा शाब्दिक करते हैं हंसना, खेलना, जानना, नाचना, ये सारी की सारी क्रियाओं की श्रेणी में आता है। मतलब जो कुछ हम शरीर से कर सकते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं हैं। और एडवर्ब की बात करें उससे पहले मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ। एडजेक्टिव का सीधा सा मतलब होता है किसी की बुराई करना या बढ़ाई करना। यदि आप किसी की विशेषता बता रहे हो, विशेषता किसकी, विशेषता बता रहे हो आप संज्ञा की, विशेषता बता रहे हो आप सर्वनाम की, तो वो एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। जैसे वह दिखने में सुंदर है, इसमें विशेषता उसकी क्या है कि वो सुंदर है, तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड क्या आ गया, सुंदर। एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब का मतलब होता है इसमें देखो वर्ब आया है, विशेषता बताएगा, लेकिन विशेषता किसकी बताएगा, वर्ब की बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे वह हमें अच्छा पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कर रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो किस में आ गया, एडवर्ब में। प्रीपोजिशन क्या करेंगे, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को आपस में उनका संबंध बताएंगे। जैसे मैं सीधा सा एग्जाम्पल दूँ, बुक, टेबल, मैंने नाम लिखा एक बुक, एक नाम लिख दिया टेबल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन बीच में एक शब्द में और लगा देता हूँ या ऑन, तो आप तुरंत समझाओगे बुक ऑन टेबल मतलब है जो किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। तो नाउन की या प्रोनाउन की दोनों को जोड़ने का भी काम करना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा करने में काम आता है, वो प्रीपोजिशन आता है। कंजंक्शन नाम से स्पष्ट होता है, जंक्शन से पढ़िएगा। जंक्शन का मतलब जोड़ना, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोज को जो जोड़ने का कार्य करेंगे वो कंजंक्शन की श्रेणी में आएंगे। और इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है वो होता है विस्मयादि बोधिक शब्द। विस्मयादि बोधिक मतलब ऐसे शब्द जो विस्मय उत्पन्न करें, अचानक सुनते ही, जैसे अचानक खुशी मिलने वाले शब्द या अचानक दुख मिलने वाले शब्द। मैं सामान्य तौर पे जब मैं बताता हूँ कि ऐसे शब्द जिनको सुन करके आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आंसू खुशी के भी आते हैं, अचानक हमें ज़्यादा खुशी मिले और या दुख हो जाए, तो ऐसे शब्द जो सुन करके अचानक हमें खुशी मिले या दुख हो, उसको इंटरजेक्शन की श्रेणी में। तो ये ज़्यादा आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से ज़्यादा काम करेंगे। सिर्फ हमें मतलब समझना है कि इसका होता क्या है, शब्द उसके
खूब सारे हैं, उर्रा, अल्लाह, ओह, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। ये सामान्य परिचय है इसका। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। अब थोड़ी सी हम जाते हैं टेंसेज की तरफ। टेंस आपको सबको पता है, बहुत सारा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस आते हैं 3 प्रकार के, आपने पढ़ा है अब तक। कि आपसे पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलोगे सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से जो टेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। बोलोगे ऐसा कैसा बता दिया सर? डेफिनेट मतलब जो है, जो हमने देखा है, उसको हम 2 प्रकार की श्रेणी में बांट सकते हैं। एक हो गया प्रेजेंट और एक हो गया पास्ट। वो जो फ्यूचर है वो इंडेफिनेट की श्रेणी में आता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें हमारे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। वास्तविक रूप से यदि पूछे, थोड़ा आप गहराई में जाकर के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि टेंस हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं। एक हो गया प्रेजेंट और एक हो गया पास्ट। प्रकार आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे कोई, किसी भी एग्जाम में आज तक कभी प्रकार नहीं पूछा गया। लेकिन अभी आपको जब पूछा जाए, कभी भी ऐसा प्रश्न किया जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप टेंसेस को 2 प्रकार मान करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनिश्चित है, फ्यूचर अनिश्चित है, तो हम फ्यूचर टेंस को पूरे टेंस के रूप में नहीं लिखेंगे। ये प्रकार का एक प्रकार बना हुआ है। वास्तविक रूप से टेंस हमारे 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, डेफिनेट हो गया और दूसरा हो गया इंडेफिनेट। अब उसके बाद में हमने प्रेजेंट की चर्चा की है। आपने प्रेजेंट की चर्चा हो चुकी है और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले हम टेंसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि टेंस में जैसे आप एक पहले हम 0 मान के चलेंगे। 0 मान के चलेंगे मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जो नींव है ना वो हमें मजबूत करनी है अभी। तो टेंसेस के अंदर बहुत सारे शब्द आएंगे यूज में। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। हाँ, मेन चीज़ ये 3 हो गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और इसको मेन वर्ब की श्रेणी में आएंगे। और दूसरी आती है हेल्पिंग वर्ब। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में वो किस तरीके से होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है कर्ता। सीधा सा मतलब होता है किसी काम का करने वाला है वो कर्ता की श्रेणी में आता है। किसी भी काम को करेगा वो उसको क्या बोलेंगे? कर्ता बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्म। वर्ब हमने अभी पढ़ा, क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया का ही काम होता है कि यही हमें बताती है कि टेंस कौन सा होगा। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब वाक्य में कोई न कोई काम हो रहा है। यदि वाक्य में कोई न कोई काम हो रहा है, उस काम को करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। आपने ये पढ़ा। कर्ता का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग मान के चलूँगा। जैसे यह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सीधा सा वाक्य बोल दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का। वाक्य है आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। इसमें बात करेंगे कोई ना कोई काम हो रहा होगा। काम हो रहा है पढ़ाने का, काम पढ़ाने को हो रहा है। और कौन पढ़ा रहा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया इसमें सब्जेक्ट और ये हो गई इसमें वर्ब। इसके बारे में आप है। और क्या, क्यों, कैसे। तो क्या का मान लीजिए मेन शब्द होता है क्या, वाट, विच। इन प्रश्नों का जो हमें उत्तर देगा वो हमारा मिलेगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब हमने पहचान ली सीधी सी कि कोई न कोई जो काम होगा वो हमें, उसका मतलब होता है वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया के रूप में काम करेंगे। ये इसमें अपने क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझ लिया आपने। दूसरा अभी हम बात करेंगे कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। हम एक टेंस के अंदर कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं उनकी पहली बात कर लेते हैं। तो कितने प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। 6। सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे किसी भी टेंस के अंदर होगा अफर्मेटिव। दूसरा जो प्रकार होगा नेगेटिव।
तीसरा जो प्रकार होगा इंटेरोगेटिव, चौथा जो प्रकार होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा प्रकार होगा WH टाइप इंटेरोगेटिव, और जो छठा प्रकार होगा वो होगा WH टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये होते हैं टोटल 6 प्रकार के। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और ये हो गया छठा। हम पढ़ेंगे 6 प्रकार के। अफर्मेटिव का मतलब होता है सीधा सा सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें न तो कोई प्रश्न पूछा जाता है, न कहीं ना किया जाता है। ना किया मतलब मना भी नहीं किया जाता किसी काम को लेकर के, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा, सीधे से मतलब होते हैं। तो ऐसे वाक्य जो साधारण तरीके से काम होगा, जिसमें न तो कोई प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं कहीं नहीं शब्द आएगा। आप 2 शब्द से याद रखो ऐसे प्रश्न कि इसके अंदर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और नहीं शब्द है वो भी नहीं आएगा, वो होगा सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं जाता हूँ, तुम खेलते हो, मैं नाचता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वह गाय चरा रही हैं। ये सारे के सारे वाक्य किस में आएंगे? सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। नकारात्मक का मतलब होता है सीधा सा, इसमें आपको नहीं शब्द मिलेगा। और जब इंग्लिश की बात करेंगे इसमें नोट शब्द मिलेगा। तो वो कौन सा होगा? नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं गाँव नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। ये सारे के सारे जो वाक्य है वो नकारात्मक वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, ये प्रश्नवाचक है, इसका मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इसका मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। ये सकारात्मक हमने प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ रहे, ऐसे वाक्य होंगे जो क्या से शुरू होंगे, वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ होगा, वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ। देखो प्रश्नवाचक में थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ भी प्रश्नवाचक आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको। जैसे क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप जा रहे हो। और दूसरा तरीका से यदि हम समझे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होंगे जिनका उत्तर जब हम लिखेंगे। इंटेरोगेटिव का सीधा सा मतलब होता है प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। लेकिन जब ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, ये WH टाइप जो होंगे वो भी प्रश्नवाचक वाक्य ही होंगे, और इंटेरोगेटिव होंगे वो भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। इन दोनों में फर्क ये होगा कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य होगा इसमें प्रश्न का उत्तर जो दिया जाएगा वो या तो यस में दिया जाएगा या नो में दिया जाएगा। जैसे क्या आप पढ़ा रहे हो, तो या तो होगा यस या होगा नो। मैं आपसे पूछूं क्या आप पढ़ रहे हो अभी, तो आप सीधा सा जवाब दोगे, या तो पढ़ रहे हो तो यस बोलोगे, नहीं पढ़ रहे हो तो नो बोलोगे। तो इंटेरोगेटिव वाक्य का सीधा सा मतलब होता है ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने वाले हो। हिंदी में जब भी आपको ये वाक्य मिलेंगे तो शुरुआत में आपको क्या शब्द मिलेगा, शुरुआत में, और अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा इस तरीके का। इसका मतलब जो वो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव वाक्य है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या से शुरू होगा लेकिन बीच में नो भी आएगा। मतलब क्या से शुरू होगा, क्या आपने खाना नहीं खाया है, क्या आप हमें नहीं पढ़ाते हो, क्या आप गांव नहीं जाते हो। तो क्या भी आ रहा है शुरुआत में और अंत में नो भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है बीच में। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। WH टाइप इंटेरोगेटिव इसकी बात करेंगे। इनमें क्या होगा कि शुरुआत में हमें शब्द मिलेंगे WH वर्ड वाले। अब आप WH वर्ड की बात करें, कौन कौन से होते हैं? वाट, वेन, वेयर, वाई, विच, हाउ। ये जो शब्द होते हैं वो WH वर्ड की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो WH जो वर्ड होंगे मतलब ये शब्द हमें प्रश्न के अंदर लिया होगा। अभी इस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो वाक्य हम बनाएंगे तो वाक्य की संरचना का हम किस तरीके से करेंगे ये भी बताएंगे। अभी जिस तरीके से इसमें एक वाक्य आ गया, क्या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। एक प्रश्न ये आ गया, क्या तुम पढ़ते हो। और दूसरा इसी को मैं यदि मैं लिख दूं, तुम क्या पढ़ते हो। इनमें फ़र्क क्या होगा? दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव होंगे, जो दोनों सेंटेंस होंगे वो इंटेरोगेटिव होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? इसमें देखो क्या शुरुआत में आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बीच में। जिसमें आपको बीच में क्या शब्द मिलेगा, इसका मतलब तुम कैसे पढ़ते हो, बीच में इसमें कैसे शब्द आ गया। जैसे इनकी हिंदी अर्थ बात करें, क्या, वेन यानी कब, वेर यानी कहाँ,
वाई यानी क्यों, विच यानी कौन सा, हाउ यानी कैसे, ये इनका हिंदी अर्थ होता है। इनका जब प्रयोग एकदम बीच में आएगा, आपको बीच में मिलेगा वाक्य, मतलब शुरुआत में नहीं मिलेगा। शुरुआत में क्या शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव वाक्य है, मतलब वो वाक्य हैं जिनका उत्तर या तो यस में दिया जाएगा और या नो में दिया जाएगा। और ये जो वाक्य होंगे इनका हमें पूरा दिया जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो। अब यदि आप मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी बोलोगे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स बोलोगे, वो आप पूरा उत्तर दोगे उसमें। इसमें यस या नो का उत्तर दे, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका मतलब या तो ये थोड़ी बोलोगे यस, तुम क्या पढ़ रहे हो यस, तुम क्या पढ़ रहे हो नो, इसका जवाब नहीं होगा। मैं आपसे प्रश्न पूछूं क्या तुम पढ़ते हो, इसका जवाब आपका आएगा यस या नो में। इसका मतलब ये जो है वो इंटेरोगेटिव वाक्य है, ये है WH टाइप इंटेरोगेटिव। ये जो वाक्य है वो है WH टाइप इंटेरोगेटिव। अब उसके बाद WH टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये तो सीधा हो गया। यहीं से देख लो, तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो, इसमें नहीं शब्द आ गया, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी हम संरचनाओं की बात करेंगे जब हम अंदर पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जैसे टेंस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मैं उनकी संरचना बताएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स होता कितना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की यदि आपकी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक्स में, तो आप बेझिझक होकर के प्रश्न पूछेगा, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब हम बात करें टेंसेस की, तो आपने कहा कि सर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 प्रकार के टेंस हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपको प्रेजेंट आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा आप एक टेंस के अंदर मिनी टेंस भी होते हैं, जैसे इसका पहला जो प्रकार हो गया वो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट या इसका दूसरा नाम है सिंपल। दूसरा हमने प्रकार पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, इसका एक नाम होता है प्रोग्रेसिव और इसका एक और नाम होता है इम्परफेक्ट। और जो तीसरा हमारा टाइप है वो है परफेक्ट और चौथा जो टाइप है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार के टेंस बनेंगे इसके अंदर। पहला इंडेफिनेट का मतलब इसमें कब काम शुरू हो रहा है कब काम खत्म होगा इसके बारे में हमें नहीं पता होगा। इस प्रकार के टेंस में हमें समय को लेकर के कोई सूचना नहीं होगी, काम को लेकर के ये भी पता नहीं होगा हो चुका है या नहीं होगा, सीधा सा होगा। जैसे सीता खाना खाती है वह गांव जाता है, ये इंडेफिनेट टेंस के अंदर है। कॉन्टिन्यूस नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसा कोई ना कोई काम होगा जो चल रहा होगा, लगातार चल रहा होगा। यही ऐसे काम होंगे जो लगातार चल रहे होंगे, वो कॉन्टिन्यूस की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो है परफेक्ट, मतलब काम है वो पूरा हो चुका होगा। जैसे यहाँ देखो मैं पढ़ता हूँ, दूसरा ये हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तीसरा मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ता हूँ सीधा सा आ गया, मैं पढ़ता हूँ कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें, कब से पढ़ता हूँ, कब तक पढ़ूँगा, क्या पढ़ता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, वो काम जारी है। और तीसरा जो है परफेक्ट, मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ या मैंने पढ़ा दिया है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, काम जो है वो पूरा हो चुका है, वो परफेक्ट की श्रेणी के अंदर आ गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा एक पार्ट काम का पूरा हो गया और दूसरा चल रहा है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ यही होगा कि इसमें हमें समय दिया हुआ मिलेगा, टाइम मिलेगा। बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में इतना ही फ़र्क होगा कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और ये इसका होगा तो इसमें आएगा जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ, इसमें हमें समय के बारे में जानकारी दी होगी। ये है इंडेफिनिट की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये प्रेजेंट के अंतर भी होगा, पास्ट के अंतर्गत भी होंगे और फ्यूचर के अंतर्गत भी होंगे। प्रेजेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वर्तमान, पास्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है भूत और फ्यूचर का हिंदी अर्थ होता है वो होता है भविष्य। इसके साथ यदि हम टेंस शब्द जोड़ देंगे इसका मतलब ये बन जाएगा प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्तमान ही होता है, पास्ट की बात करेंगे तो भूत ही होगा और फ्यूचर की बात करेंगे भविष्य होगा। लेकिन यदि इनके साथ हम टेंस शब्द और जोड़ दें, जब पूरा पूछे कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूतकाल।
और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। प्रेजेंट सिंपल आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाने का प्रयास करूँगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए। हमारा जो क्लास रहेगी वो 35 से 40 मिनट्स की रहेगी, उसमें 5 से 7 मिनट हम पिछले दिन का जो बकाया चीज़ें हैं उनके बारे में रिपीट करेंगे ताकि आप में कोई दिक्कत नहीं रहे। प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा तो उसमें अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर थी, प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव टेंसेस की। आप हिंदी में पढ़ोगे, सर बहुत बार पढ़ा है हिंदी में, पहचानता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द मिलेंगे आपको हिंदी में जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। और इसकी जो अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है, देखिए थोड़ी सी मैं पहले आपको बताते तो स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब याद करनी है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी, मैं आपको सीधा सा तरीका बता दूंगा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा एक वचन वाला होगा, कौन सा बहुवचन वाला होगा, कौन सा किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म्स आएगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सा अफर्मेटिव की जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। सीधी मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर सीधी सी होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, मान लीजिए जो भी है, ये होगी अफर्मेटिव की, मतलब सकारात्मक की। जब नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव की जो सेंटेंस की सब में यही होगी, एक ही से काम चलेगा। नेगेटिव में होगा एक छोड़ दो, दो छोड़ दो, तीसरे नंबर पे आपको नोट लगाना है। जो भी नेगेटिव होगी तो सेम इसी रूप में होगी। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इनका स्थान बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड्स बोल दिए। और एडवर्बियल्स की बात करेंगे, आपको मिले एडवर्बियल्स तो आप वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। और ये है इंटेरोगेटिव की। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और उसके बाद में हमने दे दिया एडवर्बियल्स। और इंटेरोगेटिव उसके बाद WH की बात करेंगे तो WH जो वर्ड होगा वो पहले लग जाएगा, और WH के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेम ये जो चल रहा है वही रहेगा। और इंटेरोगेटिव जब नेगेटिव WH टाइप नेगेटिव की बात करेंगे, WH हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ लगा दो आप नोट, नोट यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लगा सकते हो। और उसके बाद में सेम इसी रूप में चलेगा। ये मेन सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। अफर्मेटिव का मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, एडवर्बियल्स। नेगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और एडवर्बियल्स। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसी से हो रहा है सारे के सारे, कोई चेंज नहीं हो रहा। मेन आप याद कर लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन सूत्र यही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और सीधा सा बाद में अर्थ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नोट आपको तीसरे नंबर पे लगाना है, नोट आप तीसरे नंबर पे लगाओगे तो नकारात्मक अपने आप बन जाएंगे। प्रश्नवाचक की जैसे ही बात करोगे, सीधा प्रश्नवाचक होगा, जिसका उत्तर यस या नो में होगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जिसका उत्तर हमें कुछ यस या नो के अलावा यदि देना पड़ेगा उसमें WH पहले, जो WH वर्ड होंगे वो पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट सिंपल का जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था वो किस तरीके से था। जो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस पढ़ा था उसमें देखिए, आपको पता है कि टेंस होते हैं 12 प्रकार से हम पढ़ते हैं, और एक टेंस में हम टोटल 6 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 12 प्रकार के सेंटेंस होंगे, ठीक है, नहीं टाइप्स ऑफ टेंस होंगे, टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 12 प्रकार, 12 पढ़ेंगे। और उसमें क्या करेंगे, एक सेंटेंस में हम 6 टाइप के वाक्य पढ़ेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। तो कुल मिलाकर के 12 × 6 हम कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, 72 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। टोटल 72 टाइप्स के वाक्य हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और 72 में फॉर्मूला जो अभी आपको लिखवाया था सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगी, जब टेंस की बात करेंगे तो 2 चीज़ों को हमें चेंज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब, 2 ही चीज़ चेंज करेंगे। एक तो हेल्पिंग वर्ब करेंगे, एक वर्ब करेंगे।
अब नॉर्मल तरीके से आपको पता है जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेज होते हैं। ये टेंसेज हो गए, मेन तो ये हो गए और सेमी टेंसेज उनके नाम हो गए। अब इनमें हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, सर आईएनजी फॉर्म कहाँ आएगी, पहली दिक्कत। दूसरा, एक वचन किसके साथ लगेगा, एक वचन में क्या लगेगा और बहुवचन में क्या लगेगा, दो ही दिक्कत आएगी। एक वचन का इंग्लिश में अर्थ होता है सिंगुलर और बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। हम इनकी बात करूंगा मैं थोड़ी सी आपके सामने। मैं आपके सामने 3-4 शब्द लिख रहा हूँ, आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें प्लूरल कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है। जैसे मैं आपके सामने शब्द लिखा बॉय और दूसरा शब्द लिखा बॉयज़, एक मैंने आपको लिख लिया लाफ और दूसरा शब्द लिखा मैंने LAUGH लाफ्स, तीसरा मैंने यहाँ लिख रहा हूँ रन और आगे लिख दिया रन्स, और एक मैं लिख रहा हूँ चेयर और दूसरा लिख दिया मैंने चेयर्स। हिंदी सबकी पता है आपको, लड़का होता है, हंसना होता है, दौड़ना होता है और कुर्सी होता है। अब आप मुझे सिर्फ इसमें ये बताएंगे एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। आप मान के चलेंगे कि सर ये एक वचन है, ये एक वचन है, ये एक वचन है और ये एक वचन है, ये पढ़ेंगे क्योंकि हमें सीधा सा मतलब रख रखा है अब तक कि जिस शब्द के अंत में यदि अस आ रहा है, ईएस आ रहा है, आईईएस आ रहा है, उससे वो प्लूरल बन रहा है। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं होता। अब मैं यदि बात करूँ आपसे कहूँगा कि ये है एक वचन और एक ये एक वचन है, ये दोनों एक वचन की लिस्ट में यहाँ बनाऊँ, बॉय, लाव, तीसरा है रन्स और चौथा है चेयर। ये जो शब्द हैं ये है सिंगुलर, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सिंगुलर है। अब उसमें आप देखो ये एक तो बिना अस वाला है, ये अस वाला आ गया, ये भी अस वाला आ गया, ये बिना अस वाला आ गया, फिर अस और ईएस, ये तो बात आपकी ख़त्म हो गई, ये तो लॉजिक आपका यहाँ चलेगा नहीं। फिर क्या होता है, देखिए इनमें फ़र्क देखिए, पहले इन शब्दों में फ़र्क क्या है। बॉय की बात करेंगे, किसी का नाम है, लड़का है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है। लाफ का मतलब हंसना होता है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। ये भी क्या है, रन का मतलब दौड़ना, ये भी क्या है, वर्ब है। और उसके बाद चेयर, ये कुर्सी, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इस साइड में जाइए। अब ये हो रहा है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। क्या पता चल रहा है कि वर्ब के साथ में अस लगा हुआ है और तब वो एक वचन बन रहा है। वर्ब के साथ में अस लगा हुआ है तब वो एक वचन बन रहा है, और नाउन के साथ जब अस नहीं लगा हुआ है तब वो एक वचन बनता है। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप किसी नाउन के आगे, जब आप किसी नाउन के आगे अस लगाओगे, यदि नाउन है, नाउन के बाद में एस या ईएस का प्रयोग आप करोगे तब वो हमेशा बहुवचन बनेगा। समझ आई मेरी बात। और वर्ब के आगे यदि आप वर्ब लिखोगे, वर्ब के साथ अस या ईएस का प्रयोग करोगे तो वो हमेशा सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। अब एक और है, जैसे बोर्ड है, नाउन है, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या लगाओगे, बोर्ड्स लगाओगे। प्ले है, खेलना है, अब ये प्ले, ये क्या होगा, वर्ब है, प्ले क्या है, वर्ब है, ये क्या है, अब प्लूरल है। लेकिन मैंने क्या बताया, वर्ब के आगे एस या ईएस लगाना है आपको। यदि आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो प्ले के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बनेगा, प्लेस, अब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाउन की बात करेंगे, नाउन के बाद टेबल है, TABLE, टेबल नाउन है। अब ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर। इसके आगे हम प्लस एस या ईएस जो भी लगाएंगे, एस लगा दिया, क्या वर्ड बन गया, ये टेबल्स बन गया। अब इसका मतलब अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। नाउन के आगे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तब वो प्लूरल बनेगा, वर्ब के आगे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तब वो हमेशा सिंगुलर बनेगा। ये विशेष ध्यान रखना,
सेंटेंस एरर वाले जितने भी प्रश्न हैं, आपको ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको यहीं से तंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक बात सीख सकते हैं। देखिए, आप टोटल जो हम वर्ब की बात करेंगे वो 24 प्रकार की होती है। तब इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो होती है 24 प्रकार की। 24 में से 11 जो होती हैं वो टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है, और 13 जो होती है वो मॉडल वर्ब होती है। 11 टेंस हेल्पिंग वर्ब और 13 है वो मॉडल वर्ब होती है। हम टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, आपकी एक दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, और उसके बाद में बात करें तो डिड, हैड, और उसके बाद में बात करेंगे तो वाज और वर। ये होती है टोटल 11 प्रकार की। अब इनमें से आधों का प्रयोग तो एक वचन के साथ होगा, आधों का प्रयोग होगा बहुवचन के साथ। ये अलग अलग प्रकार से, ये एक टेंस में यूज होती है, ये एक टेंस के अंदर यूज में आती है, ये एक में आती है, ये अलग रहती है, ये अलग है, और ये दोनों एक में आएंगे। इनमें देखिए, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग है और स्पेलिंग के लास्ट में, स्पेलिंग के अंत में यदि अस लगा हुआ है, इसका मतलब आप उसका प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ करोगे। अस वाली जो है उसका प्रयोग आप करोगे एक वचन के साथ। जैसे डू और डज की बात करेंगे तो डज, इसके अंत में अस लगा हुआ है, ये अस है, इसका मतलब ये किसके साथ होगा, एक वचन के साथ। इज एम आर में इसके साथ अस है, इसका मतलब ये किसके साथ होगी, एक वचन के साथ। ये हेज के अंत में अस लगा हुआ है, इसका आप किसके साथ प्रयोग करोगे, एक वचन के साथ। इसमें अब डिड और हेड अकेली लगती है, डिड भी एक वचन और बहुवचन में ही होगी, और हेड भी अलग है ये, इसका मतलब ये तो दोनों के साथ होती है, एक वचन के साथ भी होती है और बहुवचन के साथ भी होती है। वाज वर्ग की यदि हम बात करेंगे, इसके अंत में अस लगा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, एक वचन के साथ करेंगे, ये बहुवचन हो गया। यहाँ आइए, अब जो बच गए, ये बहुवचन, ये बहुवचन, ये बहुवचन और ये बहुवचन, एक बच गया एम। एम का प्रयोग होगा सिर्फ आई के साथ, ये एक अलग है, ठीक है। ये एक वचन और बहुवचन की बात होगी, बार बार बताने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में हम बात करें वर्ब की फॉर्म की। देखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, चाहे सीधे कॉन्टिन्यूस है चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनका साथ हमेशा, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, उसमें वर्ब के साथ हमेशा आप आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। अब टोटल टेंस होते हैं 12, और 12 में से जो कॉन्टिन्यूस होती हैं वो 6 होते हैं, सीधा कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 6 में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जितने भी परफेक्ट टेंस है, कितने हैं परफेक्ट टेंस, 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनके साथ हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो परफेक्ट टेंस है इनके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, जो परफेक्ट टेंस है उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। टोटल थे 12 में से 6 कॉन्टिन्यूस वाले थे। अब 6 मतलब वो चले गए, उसमें सब में आईएनजी लगाना है बेधड़क होकर के। 3 है परफेक्ट वाले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में एक एक परफेक्ट आएगा, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो चौथा है, अब एक बच गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक बच गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, सीधा सा तो ये होगा कि जितने भी सिंपल टेंस है, जितने भी सिंपल टेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज़ जो अलग है आपको देखनी है, देखिए मैंने आपको बताया था कि टेंस में टेंस में हम कितने प्रकार के वाक्य बनाएंगे, टोटल 6 प्रकार के वाक्य बताए थे। अब देखिए, अफर्मेटिव वाक्य हैं वो थोड़ा सा हमें तंग करेंगे। कैसे करेंगे, आपने एक तो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा था जो अफर्मेटिव वाक्य था प्रेजेंट का अफर्मेटिव वाक्य था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी। उसमें यदि कर्ता है, सब्जेक्ट था, यदि सिंगुलर था, सब्जेक्ट था सिंगुलर, तो उसमें किसका प्रयोग हो रहा था, वर्ब के साथ किसका प्रयोग हो रहा था, एस या ईएस का प्रयोग हो रहा था। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग हो रहा था, एस या ईएस का। ये आमतौर पे जैसे सिंपल वाले तीनों टेंसेज होंगे, तीनों में 18 प्रकार के वाक्य बनेंगे।
18 में से सिर्फ अफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव वाक्य होगा उसमें वर्ब के साथ किसका प्रयोग होगा, अस या ईएस का प्रयोग होगा। कब होगा, जब कर्ता एक वचन होगा, ये भी इसमें शर्त है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तभी अस या ईएस का प्रयोग होगा, वरना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब सेकेंड फॉर्म क्या होगी, पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट में कौन सा, सिंपल। पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव होगा, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य होगा, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इतना सही है। हमने पढ़ा जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। 6 है टोटल कॉन्टिन्यूअस, सीधे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितने भी परफेक्ट टेंस में उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तब वर्ब के साथ किसका प्रयोग होगा, अस या ईएस का प्रयोग होगा। और दूसरा, यदि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। हम बार बार जब इसलिए पहले ये बता रहा हूँ क्योंकि बाद में बार बार नहीं बताना पड़ेगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आपको सिर्फ में समझना है। तो ये पास्ट सिंपल का एकमात्र सेंटेंस, टोटल 72 टाइप्स बताए थे मैंने आपको सेंटेंसेस के, 72 टाइप्स में से सिर्फ एकमात्र ऐसा सेंटेंस होता है पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वाक्य जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और बाकी सब में सिंपल जो होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होगा और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। थोड़ी सी हम हेल्पिंग वर्ब की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, जैसे मैं कल आपके सामने आऊँगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। देखिए प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट और टेंस है फ्यूचर। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल की बात करेंगे, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, तीसरी है परफेक्ट और चौथा जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही है। इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू या डज, डू या डज। कॉन्टिन्यूअस में लगेगी इज, एम, आर, इज, एम, आर। परफेक्ट में लगेगी हैज़ या हैव, ये याद कर लो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम यही रहेगी, हैज़ या हैव, ठीक है। अभी बाद में बताऊंगा कितनी होगी। पास्ट की बात करें, पास्ट सीधा सा मतलब है, डिड और हेड ने वाज वर्ब को घेर रखा है। तो डिड है, ये हेड है, इसने घेर रखा है वाज और वर्ब को। मैं सिर्फ याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी, डिड और हेड है, उन्होंने वाज वर्ब को घेर रखा है। और ये इसमें सेम ही लिख रहा हूँ मैं, हेड ही लिख रहा हूँ। अब उसके बाद में फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल या सेल। ये हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में नहीं होती, ये मॉडल वर्ब्स होती है। यहाँ भी आप लगा दो विल और सेल, यहाँ भी आप लगाइए विल और सेल, यहाँ भी लगा दीजिए विल और सेल, विल या सेल, और यहाँ भी लगा दीजिए विल या सेल, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक लाइन याद कर लो, बी हैव बीन, बी हैव बीन। यहाँ तो आपको याद रखना है कि डिड और हेड ने वाज वर्ब को घेर रखा है, और यहाँ क्या, एक लाइन याद करो, बी हैव बीन, मतलब ये सेम रहेगी। यहाँ लगेगा बी, यहाँ लगेगा हैव, यहाँ लगेगा हैव, और यहाँ आ जाएगा हैव बीन, हैव बीन। अब देखो तीसरे और चौथे सब में समान होंगे, हैज़ हैव, बस फ़र्क क्या होगा, हैज़ बीन आपको जोड़ना है बीन सबके अंदर, बीन, इसके साथ भी बीन, और ये हमने लगा ही दिया। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और वर्ब्स की जब हमने बात की थी तो इसमें देखिए जो सिंपल थे उनमें हम किसका प्रयोग कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। कॉन्टिन्यूस ये और ये मिला करके उनमें हम वर्ब के साथ क्या लगा रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे। और ये जो परफेक्ट वाला है, इस परफेक्ट में हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसकी हिंदी, और पहले तो हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा हिंदी में कैसे होता है, और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में ये किस तरीके से आते हैं, जो हिंदी में होंगे और एग्ज़ाम में वो किस तरीके से आएंगे। उसके बाद में उसके आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम 1 या 2 क्लास आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे लोगों को देखा है कि ट्रांसलेट करना नहीं आता, आप रटते रहते हो। टेंस में 3-4 चीज़ें पढ़ ली,
जैसे ही टीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं उसके बाद आप मन में ये पढ़ा, छठी से लेकर के आज तक आप पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो टेंस आपको समझ में नहीं आया होगा। हम आपको पहले जड़ स्कूली रूप में आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि स्कूल में आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद में हम जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमें इसको परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर उसको अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करेंगे। कल जब मैं आपकी क्लास शुरू करूं उसमें आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, और उसके बाद में आप एक वचन और बहुवचन की बात करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किस में होगा, सीधा सा मैंने बताया था, जिस हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग के अंत में अस लगा हुआ है वो एक वचन होगा, और अस नहीं है वो होगा बहुवचन के साथ। विल और सेल का प्रयोग हम कल करेंगे, इसमें 5 से 7 मिनट का हमें समय लगाना पड़ेगा, बाकी चर्चा हम कल करेंगे।